सबसे पहले हम बालचंद्र और उनके ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हमको आमंत्रित किया। इसके पहले आपने सर O.N. श्रीवास्तव जी का भव्य भाषण सुना। उन्होंने कार्बन नैनो मटेरियल और बहुत सारे उसकी एप्लीकेशन बताए। इसके बाद भटनागर साहब ने मटेरियल, चेतन ऊर्जा क्या है, चेतना क्या है, अन्न कोश क्या है, खाने पीने से उसका चेतना पर क्या असर पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से विस्तार में उन्होंने बताया। यहाँ हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे ये बताने के लिए कि मटेरियल क्या है, व्हाट इज मटेरियल। हालांकि अब्स्ट्रैक्ट हमने देखा उसकी टाइटल बदल गई है, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में परिवर्तन करने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ मटेरियल का मतलब पदार्थ था, लेकिन उन्होंने सामग्री रख दिया। अगर उसमें हम जाते हैं तो पूरा ही सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ मटेरियल का मतलब पदार्थ है। पदार्थ क्लास 5-6 से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन विश्वास मानिए कि बहुत हाई लेवल तक आज जो रिसर्च हो रहा है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि पदार्थ है क्या है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उनको पता है कि पदार्थ क्या है, तो इसके आगे उसकी एनर्जी क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, गुण क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, उसको समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि मटेरियल क्या होता है। फिर मटेरियल के बाद एनर्जी आती है, स्ट्रक्चर आता है, प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आजकल हम लोगों की ये धारणा बन गई है, खासकर यंग लोगों में, कि जो पश्चिम के देश हैं हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आप प्राचीन काल में जाइए और अपने वेदों को देखिए, अपने पूर्वजों को देखिए, तो हमें पता चलता है कि हम हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में उनके बहुत सारे गुणों और एप्लीकेशन के बारे में बहुत अधिक जानते थे, जहां तक आजकल का विज्ञान पहुंच नहीं पाया है। और कभी कभी उसको हम अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। यानी धर्म जो है बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, विज्ञान मेरे ख्याल से उसका एक भाग होता है, लेकिन विज्ञान से परे जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के देखिए, यानी पूरी जो सृष्टि है ये केवल 5 एलिमेंट से बनी हुई है, और वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। यहाँ शरीर का मतलब इंसान की शरीर ही नहीं है, जितना जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब में यही 5 एलिमेंट होते हैं। यानी इसको हम सॉलिड, वाटर, फायर, स्पेस, एयर कहते हैं। यानी इन पांचों को ध्यान से देखें तो जो सॉलिड है, वाटर है और एयर है, ये द्रव्य को प्रदर्शित करता है, यानी पदार्थ है। और फायर है, ऊर्जा है, और स्पेस है। मेरे कहने का मतलब पूरा सृष्टि जो है पदार्थ से, एयर से और ऊर्जा से बनी हुई है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पदार्थ जो है स्पेस के थ्रू और ऊर्जा के जरिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बना हुआ है, जिसको संरचना कहते हैं। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो एक 5 तत्व ये दर्शाता है कि पदार्थ है, ऊर्जा है और स्पेस है। स्पेस बहुत जरूरी है फंक्शन के लिए। कोई मटेरियल तभी फंक्शन करेगा जब स्पेस होगा। एटम के अंदर भी देखें तो एक न्यूक्लियस होता है,
और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसकी एरिया बहुत ज्यादा होती है। चाहे मान लीजिए आप न्यूक्लियस को एक पॉइंट कंसीडर करें तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसका डायमेंशन अर्थ के बराबर होता है और इसका बहुत मतलब होता है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। यानी स्पेस बहुत जरूरी है फंक्शनलिटी के लिए। तो यहाँ हमने बताया 5 तत्व से पूरा सृष्टि बनी हुई है और इसमें एक चीज मिसिंग है जिसको चेतन ऊर्जा कहते हैं या चेतना कहते हैं। तो जो ये पदार्थ है जो चलता फिरता नहीं है उसमें ऊर्जा तो है लेकिन चेतना नहीं है, और इसमें चेतना मिला दें तो जीव बन जाता है, हरा भरा पेड़ पौधे हो जाते हैं। और वो चेतना जब निकल जाती है तो वही पेड़ सूख जाता है और जो प्राणी है वो चलता फिरता नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि वो मर गया। तो यहाँ चेतना है, प्राण ऊर्जा है जो दिखती नहीं है, इसमें मांस भी नहीं होता है लेकिन एनर्जी है। तो यहाँ बालचंद्र जी जो शीर्षक लिखा हुआ है सूक्ष्म पदार्थ और चेतन ऊर्जा। चेतन ऊर्जा मतलब कि यहाँ पर यही है, लेकिन हर पदार्थ में उसके फंक्शन के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा के भी बहुत रूप हैं लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान सिनर्जिक एनर्जी कैरियर्स, कोई भी मटेरियल फंक्शन करता है एनर्जी पर और एनर्जी के लिए एनर्जी कैरियर्स होते हैं। हम कोशिश करेंगे ये समझाने के लिए कि एनर्जी कैरियर्स क्या है। आज की जनता जो है बिल्कुल शॉर्टकट में जाना चाहती है, एनर्जी के बारे में भी नहीं जानना चाहती, एनर्जी कैरियर के बारे में भी नहीं जानती, और सीधे वो मटेरियल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। ये यंग जनरेशन की वीकनेस है। तो हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि यंग जनरेशन को छोटी छोटी चीजें बताई जाए जो कि बड़ी बड़ी चीजों को समझने की सहायता करती हैं। और ये चीजें किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं, किसी जर्नल में नहीं लिखी हुई है, रिव्यू आर्टिकल में नहीं लिखी हुई है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्वयं से अध्ययन करे और इन चीजों को समझने की कोशिश करे, यंग बच्चों को समझाए, यंग टीचर को समझाए, यंग प्रोफेसर को समझाए। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आजकल की जो जनता है इन चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करती है। सो हम यंग जनरेशन को अनुरोध करते हैं कि कम से कम छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करें कि मटेरियल क्या है, एनर्जी क्या है, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर प्रॉपर्टीज कहाँ से निकलती है, फिर एप्लीकेशन क्या होती है, फिर एक चीज फंक्शनलिटी होती है जिसको हम यहाँ ऐड नहीं किए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ देखेंगे नेचर को ध्यान से, तो नेचर है या चाहे क्रिएचर है वो फंक्शन करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो कोई भी क्रिएचर है वो फंक्शन करेगा किसी भी एप्लीकेशन के टर्म में जब वह अपनी एनर्जी को सराउंडिंग से एक्सचेंज करता है, यानी सराउंडिंग से एनर्जी लेता है या सराउंडिंग को एनर्जी देता है। तो कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, और इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए स्टेट्स की जरूरत पड़ती है जिसको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है एनर्जी कैरियर्स की होती है। तो हम बताने की कोशिश करें कि एनर्जी कैरियर्स क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उनकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट है। खासकर नैनो मटेरियल को समझने के लिए ये जरूरी है। बिना इसके समझे हुए आप रिसर्च तो अच्छा कर सकते हैं, पब्लिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनको समझ लें तो और ज्यादा आनंद आएगा। और इसको समझाने के लिए हम अक्सर ये 2 मनुष्यों का एग्जाम्पल देते हैं जिनके अंदर लॉन्ग विजन था एजुकेशन के बारे में। पहले ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। जो हम लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैनो मटेरियल क्या है, एनर्जी क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है,
इन लोगों ने अपनी फिलॉसफी में, अपने शब्दों में बहुत पहले ही बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। जैसे मालवीय जी ने बहुत पहले लिखा कि हमको ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की जरूरत है जिसमें शिक्षक को, शिक्षार्थी को केवल विश्व स्तर की शिक्षा ही न दी जा सके, बल्कि उनके अंदर संपन्नता की भावना हो, अपने को खुद अप्रिशिएट कर सकें, अपने आप में खुद खुश रह सकें, समाज को प्यार दे सकें, समाज के विकास के क्षेत्र में काम कर सकें और हमेशा यह रियलाइज करें, ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें कि एक सुप्रीम पावर है जो हमको गवर्न करता है, चेतन ऊर्जा है, चेतना है, सबका एक मालिक होता है जो देख रेख करता है, उसका सुप्रीम रूलर बोलते हैं। तो मालवीय जी ने बोला कि जो सुप्रीम रूलर है, उन्हें प्रकृति है, परमात्मा है, किसी भी रूप में है, उसका हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ऐसे संस्थान की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि मालवीय जी का जो सपना था उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। फिर करीब करीब ऐसा ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही बोला था। उन्होंने लिखा, इट टीच शेयर्स ऑफ मेनी अदर्स, यानी ये शिक्षक यानी बहुत रोल है समाज को बनाने के लिए। एक शिक्षक अच्छी शिक्षा देता है तो केवल उसी का करियर नहीं बनता है, उसके करियर के ऊपर बहुत सारे बच्चों का भविष्य निर्भर होता है। इसलिए एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने बोला, एक अच्छा टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो क्लास में जबरदस्ती बच्चों को सारी चीजें उनके दिमाग में ठूसता रहे, चाहे उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। तो हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि वो लर्न कर सकें और जो चैलेंज फ्यूचर में आ रहा है उनके जीवन में, उनको फेस कर सकें। लेकिन ये दोनों चीजें आजकल कम होती जा रही हैं, जिससे यंग जनरेशन भी फ्रस्ट्रेटेड है और शिक्षा देने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों दुखी हैं आजकल के समाज में, क्योंकि ये दोनों टर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अन्य समाज को, यंग जनरेशन को चाहिए कि वह अपने को समाज के अनुसार चेंज करे, आगे की दिशा में जाने चाहिए। हमें जैसी कंडीशन है उसके मुताबिक हमको चेंज करने की जरूरत है। और साइंस में इसको फ्यूमासिटी बोलते हैं। और जब नैनो मटेरियल में जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि हम इन तीन ही चीजों को ही विकसित करते हैं, क्योंकि कंपोजिशन के हिसाब से पदार्थ तो वही रहता है, लेकिन हम उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं और एनर्जी बढ़ने से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ती है, प्रॉपर्टीज बढ़ती है, अन्य तीनों चीजें आती हैं। फ्यूगासिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि किताबों में बहुत कम जगह लिखा हुआ है और ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ध्यान से महाभारत में देखें, जब वो सैया पर पड़े हुए थे, श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हमने कौन सा पाप किया कि इस तरह का कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि आप अपने को समय के अनुसार चेंज नहीं हुए, हमने फ्यूगासिटी नहीं फॉलो किया इस रूल को, जिसकी वजह से आपने महाभारत करवाई और पूरा सत्यानाश हुआ। आपके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन शक्ति का आपने उपयोग नहीं किया। तो फ्यूगासिटी बहुत बड़ी चीज होती है। और ये सारी चीजें हैं सिमिलरिटी इन फंक्शन इन मटेरियल्स इन ग्रीन नेचर। यदि आप नैनो मटेरियल क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसको समझना चाहते हैं तो अपने चारों तरफ देखें कि ग्रीन नेचर क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है।
फिलॉसफर हो सकता है कि नैनो मटेरियल कैसे फंक्शन करता है। और विश्वास मानिए, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर हम लोगों से ज्यादा जानते हैं कि नैनो मटेरियल क्या है, नेचर क्या है। और इसको देखेंगे तो आप ये जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके एडवांसमेंट में बहुत सहायता मिलेगी। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, तो देखेंगे कि नेचर जो है, ग्रीन क्रिएचर जो है कुछ नहीं है बल्कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर है, जिसको नैनो मटेरियल हम बोलते हैं। हर स्मॉल स्ट्रक्चर को नैनो मटेरियल नहीं बोलते हैं, लेकिन पब्लिक यही समझता है कि स्मॉल स्ट्रक्चर जो है नैनो मटेरियल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। और विश्वास मानिए, जब बहुत आप अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही ज्यादा बैरियर आएगा। जैसे कि आप 84 के आसपास देखें, एक क्वासी क्रिस्टल 5 फोल्ड सिमेट्री का मटेरियल डिस्कवर हुआ। तो जो रिसर्चर ने इसको डिस्कवर किया, पब्लिकेशन के लिए भेजा, रिव्यूअर ने रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई साइंस नहीं है, क्योंकि 5 फोल्ड सिमेट्री का कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आप नेचर में देखें, अपने गार्डन में देखें, रोड के किनारे देखें, चारों तरफ देखें, तो जितना क्रिएचर है, फूल है, यानी ज्यादातर उसमें 5 फोल्ड सिमेट्री ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर कितने अंधे हैं कि अपने चारों तरफ जो ऑलरेडी नेचर में है उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं, और लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबी लंबी फिलॉसफी करते हैं। और शुरू में जब 5 फोल्ड सिमेट्री का मटेरियल आया, सभी लोगों ने बोला कि ये बकवास है, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुत सारी रिसर्च हुई, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, इसको नहीं बताएंगे। विवेकानंद ने भी इस लाइन में, इस दिशा में बहुत सारी चीजें कहा है। ये डिफरेंट फील्ड में हमने काम किया है, इसके बारे में नहीं बताएंगे। हम सीधे पहुंचते हैं कि मटेरियल क्या होता है। यानी मटेरियल फंक्शन इन क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी कैरियर्स। एनर्जी कैरियर्स क्या है फिर हम बाद में बताएंगे। मान लीजिए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको एनर्जी कैरियर्स बोलते हैं। तो कोई भी मटेरियल जो है एनर्जी कैरियर्स के क्लस्टर के रूप में होता है। यानी एनर्जी कैरियर जो है क्लस्टर के रूप में होते हैं, क्लस्टर की साइज होती है। ए मटेरियल ए जनरल फंक्शन इन क्लस्टर्स ऑफ एनर्जी कैरियर्स। ये देखने में बहुत सिंपल चीज लग सकती है, लेकिन इसका मतलब समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये बोलता है कि कोई भी मटेरियल अपने थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करती है। कोई भी क्रिएचर जो है अपने थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करता है। जैसे कोई आदमी को पोजीशन मिल गई, जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की तरह से फंक्शन तभी करेगा जबकि उसको प्राइम मिनिस्टर की चेयर मिलेगी। तो ये सामान्य बात है कि कोई भी मटेरियल अपने थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करता है। और इतना ही जरूरी नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, यानी उस थर्मोडायनामिक स्टेट से वो कितना अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है, इस पर डिपेंड करता है। फिर उसकी एनर्जी कैरियर क्या है, यानी जिस थर्मोडायनामिक स्टेट में है उसमें एनर्जी कैरियर्स क्या है, और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, जो कि बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गवर्न होता है। N is equal to euro e to the raised power माइनस डेल्टा ई ओवर के टी। उसको जानते ही है, तो एनर्जी कैरियर्स है। मेरे कहने का मतलब कोई भी मटेरियल थर्मोडायनामिक स्टेट से फंक्शन करता है, और वो थर्मोडायनामिक स्टेट एनर्जी एक्सचेंज कैसे करती है सराउंडिंग से, और एज एक्सचेंज जो है एनर्जी कैरियर पर डिपेंड करता है। फिर उसके और डिटेल में जाएंगे तो स्ट्रक्चर है, यानी जो आइटम्स है, एनर्जी कैरियर्स है, स्पेस के थ्रू स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कर सकते हैं जब मटेरियल क्रिस्टल ऑर्डर स्टेट में हो, लेकिन डिसऑर्डर स्टेट में हो सकता है, तो वो मटेरियल भी स्ट्रक्चर होता है। और फिर सिमेट्री होती है। सिमेट्री, तो सिमेट्री एक ऐसी चीज है
थर्मोडायनामिक स्टेट को मिनिमम एनर्जी भी रखने की कोशिश करती है। इट कंट्रोल्स द एनर्जी। ग्राउंड स्टेट को मिनिमम रखने की कोशिश करती है, जो एक्साइटेड स्टेट है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करती है, यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कंट्रोल करती है, मिनिमाइज द एनर्जी। और इन सबों को सेटिस्फाई करने के बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल फंक्शन ही करेगा, उसके लिए फ्यूगासिटी की जरूरत होती है। फ्यूगासिटी फ्यूगासिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट टू द फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जब कोई मटेरियल ड्यूरिंग ऑपरेशन अपने स्टेट को बदलेगा नहीं, तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई एक्सचेंज का एनर्जी नहीं होगी। ये महाभारत में लिखा हुआ है कि भीष्म पितामह ने अपने थर्मोडायनामिक स्टेट को कभी चेंज ही नहीं किया, इसलिए कोई फंक्शन आया ही नहीं उनके पार्टी के लिए। तो फ्यूगासिटी बहुत जरूरी है। ये मटेरियल में, नैनो मटेरियल में हम फ्यूगासिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी फ्यूगासिटी अनकंट्रोल रहेगी तब भी नहीं काम होएगा, फ्यूगासिटी जीरो होगी तब भी नहीं होगा। सो कंट्रोल फ्यूगासिटी इज रिक्वायर्ड। जैसे लॉर्ड कृष्णा को देखें, उनके पास कंट्रोल फ्यूगासिटी थी, वो भगवान की तरह से काम कर सकते थे, मित्र की तरह से काम कर सकते थे, दो सर्वेंट की तरह से, यानी किसी भी पोजीशन में काम कर सकते थे, अपने थर्मोडायनामिक स्टेट को बदल सकते थे, उसको फ्यूगासिटी बोलते हैं। तो फ्यूगासिटी बहुत बड़ी चीज होती है। अन्य मल्टीपल प्रॉपर्टी जो है ये सिंगल मटेरियल में आती है। फ्यूगासिटी एक ही मटेरियल डिफरेंट तरह से फंक्शन करता है। तो ये हमने जो था थर्मोडायनामिक्स है कि एनी मटेरियल फंक्शन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक स्टेट। ये बहुत सिंपल चीज है जो कि हर किताबों में मिलेगा, लेकिन हमारे ही देश का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुए सीवी रमन, उन्होंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल हमेशा अपने थर्मोडायनामिक स्टेट से ही फंक्शन करता है। जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया और ये पेपर ब्रिटेन में भेजा, तो ब्रिटेन वालों ने कमेंट दिया कि ये बिल्कुल नॉनसेंस स्टेटमेंट है, कि कोई मतलब ही इसका नहीं निकलता है। लेकिन सीवी रमन, जो रमन इफेक्ट डिस्कवर किए कि मटेरियल उस स्टेट से भी फंक्शन कर सकता है जो स्टेट मटेरियल के अंदर नहीं होती है, वर्चुअल स्टेट बोलते हैं। और आजकल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ी एप्लीकेशन है पूरे विश्व में, खासकर नैनो मटेरियल के कैरेक्टराइजेशन में। नैनो मटेरियल कैसे डिफरेंटली फंक्शन करता है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पब्लिक यूज करता है, लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या इसको जानने की कोशिश नहीं करता है, किसी किताब में नहीं लिखी है, और बहुत कम प्रोफेसर हैं जो जानने की कोशिश करते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। क्लास में तो पढ़ा देंगे आप, 100 में 100 नंबर आ जाएगा, बच्चे लोग भी लिखते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। यानी हमारे कहने का मतलब कि नॉलेज बेस एजुकेशन की जरूरत है, जो कि हर जगह मिसिंग है। जैसे ग्राफीन में आप देखें, नेचर में भी पेपर देखेंगे, साइंस में भी देखेंगे, इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई है, लेकिन जी बैंड है क्या है, डी बैंड क्या है, यही पब्लिक के समझ में नहीं आता। पब्लिक बोलता है कि जी जो सिमेट्रिक बैंड है और जी जो है ए सिमेट्रिक बैंड है, अनसिमेट्रिक कम है, लेकिन हकीकत है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ए सिमेट्रिक को कंसीडर ही नहीं करती है। यानी जो सिमेट्री अलाउड बैंड होते हैं वही रमन एक्टिव होते हैं, और ये जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है। यानी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन सिग्नल आता है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी आता है, जो कि सिमेट्री हाईली सिमेट्रिक में आता है। और ये सिमेट्री जब जाती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चेंज करता है, उसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां लागू होती है जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो चेंज करता है या बहुत कम चेंज करता है। ये पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। ये पोलराइजेबिलिटी किसका है? एनर्जी कैरियर्स का है। उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है
जो क्लस्टर है वो एनर्जी कैरियर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है डिफरेंट एनर्जी लेवल में, ए से आपको निकलेगा। अब आप देखिए कि ये नैनो मटेरियल होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये क्यूब ले लिया, मान लीजिए बल्क मटेरियल है। बल्क मटेरियल मतलब इसमें सरफेस एनर्जी नहीं है, केवल गिब्स फ्री एनर्जी है, वॉल्यूम एनर्जी जिसको बोलते हैं। सरफेस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 0 है। अब इसका फॉर एग्जांपल 200 नैनोमीटर साइज है, इसको धीरे धीरे छोटे करते जाइए। मान लीजिए इसका आप 1/4 ले लिए यहाँ पर, और इसका डायमेंशन 1/4 कर लिए, तो 1/4 करने पर इसका साइज जो है 50 नैनोमीटर आएगा। इसमें देखेंगे कि इसको हम 64 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और 50 नैनोमीटर पर भी सरफेस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन क्यूबिक स्ट्रक्चर में 0 ही होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये बल्क स्टेट है, यानी जो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक स्टेट थी वो 0 की 0 ही रही, यानी मिनिमम रही। उसको हम काटे तब भी 0 रही। थर्मोडायनामिक स्टेट मटेरियल की चेंज नहीं होती है। मटेरियल एक सिंगल क्रिस्टल था, कुछ भी था। यानी मेरे कहने का मतलब किसी मटेरियल को लेते हैं और उसकी साइज छोटे छोटे करते जाएं, तो एक स्थिति आएगी कि उसमें सरफेस एनर्जी ऐड होने लगती है। उस मटेरियल को, उस थर्मोडायनामिक स्टेट को हम नैनो मटेरियल बोलते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट है, हमें एक पूरे जो एनर्जी कैरियर्स है, एवरेज एनर्जी है, इसको E0 बोलते हैं और ये 0 मानते हैं। हमें इसका जो मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, आइसोटोप होता है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ मैटर होता है, डिफरेंट मटेरियल की अलग अलग होती है, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि इनफाइनाइट साइज का है, तो इसमें सरफेस एनर्जी 0 है, केवल वॉल्यूम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगा और इस तरह से फंक्शन करता है। लेकिन जब इससे कम साइज में जाने की कोशिश हम करते हैं तो सरफेस एनर्जी ऐड होती है। वो कैसे ऐड होती है इसको समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि नैनो मटेरियल होता क्या है। तो उसमें एक एनर्जी बढ़ती जाती है, सरफेस एनर्जी ऐड होगा, और सरफेस एनर्जी इतना हम ऐड कर लेते हैं ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मटेरियल को हीट करने में जितनी एनर्जी इसकी बढ़ेगी उतना हम साइज को रिड्यूस करके इस पर लोड करते हैं। नैनो मटेरियल ये मटेरियल है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, जो उसको सरफेस एनर्जी स्टोर करते हैं और सरफेस स्टेट बोलते हैं। वो डिफरेंट फॉर्म में होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, सरफेस स्टेट होती है। लेकिन मान लीजिए ये स्टेट यहाँ है, यहाँ तक हम ऐड कर लेते हैं, और इस एनर्जी को जब आप कंसीडर करते हैं तो जो केटी थर्मल एनर्जी होती है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट जितना पॉपुलेशन होता है, ऑलमोस्ट उतना एनर्जी हम एक नैनो मटेरियल पर रूम टेम्परेचर पर ऐड करते हैं। ये सब सरफेस एनर्जी होती है, फोनांस होता है, जो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शनलिटी क्रिएट करती है। और ये जब आप ऑप्टिकल एनर्जी देते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल देते हैं, इलेक्ट्रिकल देते हैं, यानी कुछ भी सिग्नल परटर्बेशन करते हैं, ये सिस्टम यहाँ से एक्साइट होकर के यहाँ जाता है और यहाँ से फिर रिलैक्स होकर के यहाँ आता है, फिर एनर्जी रिलीज करके वो जो सिस्टम जो है एनर्जी कैरियर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर ओरिजिनल में आ जाते हैं। और ये जो चेंज होता है यही प्रॉपर्टीज के रूप में आता है, यानी जितना एनर्जी चेंज हुई यही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझने की जरूरत है। और हमने यहाँ तक बोला कि बल्क स्टेट है, इसके नीचे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे इसको हमने दिखाया है कि 50 नैनोमीटर के नीचे जाएंगे, खासकर स्फेरिकल शेप है, क्यूबिक शेप है, तो एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है सरफेस पर। और जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन टीएम माइक्रो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, ये गोल्ड नैनो पार्टिकल का है, ये करीब 20 नैनोमीटर का पार्टिकल है। इसको देखेंगे कि चारों तरफ एक क्लाउड सा दिख रहा है जो उतना डार्क नहीं है, उसको सेल बोलते हैं। तो जो इसमें एनर्जी कैरियर्स है, आइटम्स है, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में है, दूसरे स्ट्रक्चर में है,
इसके कंपैरिजन में जिसको कोर बोलते हैं। तो एक क्लस्टर हो गया और एनर्जी कैरियर का दूसरा क्लस्टर है, ए ऑसिलेट कर रहा है, ए ऑसिलेट कर रहा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अनुसार इसका ऑसिलेशन ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है। तो कहने का मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है सरफेस, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस इसको कंसीडर करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के अंदर ऑसिलेट करता है, यानी टू हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। ये बल्क मटेरियल एक ही हार्मोनिक ऑसिलेटर है और एक कपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो ये एक्सचेंज कर रहा है इसके थ्रू, जिसकी एनर्जी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, तो ये इजिली सराउंडिंग के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज करता है और इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज करता है। से ग्लाइटर ने इस पर एक पेपर 95 में फिजिकल रिव्यू लेटर में दिया था, लेकिन वो मास बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इतना डेवलप नहीं हुई थी कि हम प्रिसाइजली कर सकें कि कोर सेल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कोर सेल ये 1 नैनोमीटर का होता है, चाहे 2 नैनोमीटर का होता है, इससे ऊपर रहेगा तो उसको कोर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इसकी कंपेरेबल हो जाती है, तब फंक्शन नहीं करता है। कोर सेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी नैनो मटेरियल है, सिंगल क्रिस्टल लेंगे या सिंगल क्रिस्टल नहीं भी है, उसकी साइज यहाँ तक करते हैं तो ये कोर सेल स्ट्रक्चर होता है। यानी 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 तरह का क्लस्टर्स होता है, वो एनर्जी कैरियर्स का होता है। तो ये सब समझने की हमको जरूरत है। तो ये हमने केवल हिंट दिया कि नैनो मटेरियल होता क्या है। इसके बाद ध्यान से आप देखें तो कोई मटेरियल इस तरह से बना हुआ, यानी एनी मटेरियल इज कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम, आइटम भी एनर्जी कैरियर है। तो ये इसमें मास होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी। यानी कोई एक खास मटेरियल ले लीजिए और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लीजिए, स्पेसिफिक मास ले लीजिए, आइटम जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो मेरे कहने का मतलब मास होगा, वॉल्यूम होगा, उसकी डेंसिटी होएगी और उसका स्ट्रक्चर होगा। एनर्जी कैरियर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, स्ट्रक्चर होगा। आइटम को कंसीडर करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, और फिर एक एनर्जी निकल करके आती है, इस फार्मूले से निकलती है, ये साइज ई साइज, और इसको जानते हैं आपके मान लीजिए Ni पार्टिकल है जो एप्सिलॉन i एनर्जी स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से N1 N2 N3 सब होगा, उसके अंदर से टोटल एनर्जी निकल करके आती है, टोटल पार्टिकल आता है। जब n वैल्यू इंफिनिटी होती है, बल्क मटेरियल होता है, तो ये एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है, मिनिमम होती है, जिसको बल्क एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जब इसको फाइनाइट नंबर लेंगे, यानी हम जिसको काउंट कर सकते हैं, 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, तो ये एनर्जी जो है इसको बदलने से और डिस्ट्रीब्यूशन बदलने से ये बदलने लगती है। इस एनर्जी को, उस मटेरियल को हम नैनो मटेरियल बोलते हैं। और जब वहीं ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, यानी इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। अब ध्यान से देखें तो 4 तरह का मटेरियल रहता है। 0 डायमेंशन मटेरियल, 1 डायमेंशन मटेरियल, 2 डायमेंशन मटेरियल, 3 डायमेंशन मटेरियल। 3 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई जेड, तीनों डायमेंशन में उसकी जो इफेक्टिव डायमेंशन है वो इन्फिनिटी है, यानी नंबर ऑफ एन एटम जो तीनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट है फिजिकली। तो 4 तरह के मटेरियल होते हैं, इसी को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और 3 डायमेंशनल मटेरियल में बल्क मटेरियल जिसमें करते हैं, उसकी साइज चेंज करने से, सराउंडिंग चेंज करने से डेंसिटी ऑफ स्टेट चेंज नहीं होती है। लेकिन जब 2 1 0 होता है तो ये चेंज होता है। और जो परटर्बेशन फील्ड बोलते हैं उसको अप्लाई करते हैं तो इजीली चेंज होती है, नदी डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूगासिटी की वजह से। और ये ध्यान से देखें, इसको समझने के लिए ये भी जरूरी है कि हम किस क्लास का मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं। किताबों में ये भी नहीं मिलता, क्लासिफिकेशन कितने तरह के मटेरियल होते हैं। देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन किसी किताब में
बहुत रेयर ही लिखा होता है कि सही क्लासिफिकेशन मटेरियल का है क्या। तो केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 तरह का मटेरियल होता है, मेटल्स होता है, और इसके बाद एलाय होता है, फिर इंटरमेटलिक होता है, क्रिस्टलाइन स्टेट उसकी है, इसके बाद एक कंपाउंड होता है, और कंपोजिट चला है, यानी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एक 2 3 4 5 तरह के मटेरियल होते हैं। इनको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो लोग कंपाउंड में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम ऑक्साइड, देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन पब्लिक के समझ में ही नहीं आता है कि अल्युमिनियम ऑक्साइड है क्या। हमें सिंपली बोलेंगे कि 2 अल्युमिनियम आइटम है, 3 ऑक्सीजन आइटम है, केमिकल बॉन्डिंग बना लेता है और वो कंपाउंड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें फॉर एग्जाम्पल बहुत से पेपर हैं, नेचर में भी छपा हुआ है, कभी कभी हम ही होते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड में AL बॉन्डिंग होता है, जो कि नॉनसेंस है। तो इस तरह के मटेरियल में जो मेटल होता है, कैटायंस होता है, वो आयनायन से बॉन्ड बनाता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग इसमें नहीं होती है, जिसको हम एक इस तरह के कंपाउंड कहते हैं, नॉन मेटेलिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। एक मेटेलिक कंपाउंड होता है जिसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, और इस एक कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल होता है। यानी आप में से बहुत से पूछेंगे कि हमको ये पढ़ाने की जरूरत क्या है कि मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पब्लिक नहीं जानता है कि मॉलिक्यूल क्या है। जैसे Al2O3 मॉलिक्यूल नहीं है, और H2O को लेंगे तो मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, ग्राफीन जो सर ने सुबह पढ़ाया वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो पॉलीमर है। हमें हेक्सागोनल रिंग होती है, एक हेक्सागोनल रिंग दूसरे से तीसरे से इस तरह से बॉन्डिंग जाती है, और वो स्ट्रक्चर कभी कंप्लीट नहीं होता है, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते। जैसे कार्बन 60 लेंगे, कार्बन 60 डिस्कवर करने वाले को नोबेल प्राइज मिला, उसका कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि कार्बन 60 कार्बन आइटम्स को एक दूसरे से केमिकल बॉन्डिंग जोड़ते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। कार्बन 60 है, 780 है, इस तरह से 90, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल में अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर है, H2O कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बेंजीन कंप्लीट स्ट्रक्चर है, पॉलीमर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, वो कंसीडर आता है मॉलिक्यूलर स्पीशीज में। तो कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है और मॉलिक्यूल नहीं है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये चीजें किताबों में बहुत कम मिलती हैं, कहीं कहीं लिखा भी हुआ है तो पब्लिक पे समझ में नहीं आता, उसको कट ऑफ कर देता है। हाँ, जैसे जर्कोनिया को आप ध्यान से देखें, पब्लिक बोलता है कि सी जर्कोनिया होता है, मानोकोलोनिक जर्कोनिया होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरामिक होता है, उसको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो ZrO2 है, चाहे Al2O3 कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, तो केमिकल बॉन्डिंग एक ही रहती है, वाइब्रेशनल फोनॉन लेवल कैसे बदलता है, लेकिन हकीकत है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलता है, ये बदलता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं है, जर्कोनिया मॉलिक्यूल नहीं है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन पेपर में भी ध्यान से देखें, इसका रिव्यू में भी बकवास लिखा हुआ है कि उसको मॉलिक्यूल ही कंसीडर करता है। जैसे SiO2 है, SI बीच में लगा देगा, डबल बॉन्ड ये होता है, डबल बॉन्ड ये होता है, बोला कि मॉलिक्यूल है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं है, वो पॉलीमर है। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, C है, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूल है। ये जानने की जरूरत है कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज क्या है, एक कंपाउंड 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सिंपल चीज है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पब्लिक इसको समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो हमने बताया केमिकल बॉन्डिंग से इस तरह का मटेरियल होता है। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो 3 तरह के मटेरियल होता है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जनरल हम किसी चीज से पूछते हैं तो बोलता है कि पॉलीमर होता है, मेटल होता है, एलॉय होता है, सेमीकंडक्टर होता है, कंडक्टर, सब कंफ्यूज कर जाता है। प्रोफेसर लोग भी यही पढ़ाते हैं। जैसे कोई आदमी
जरकोनिया पर काम कर रहा है, उससे हम पूछे कि भैया किस पर काम कर रहे हो, सिरामिक्स में काम कर रहे हो, तो बोला कि हाँ सिरामिक्स में काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर वाले से पूछेंगे भैया तुम सिरामिक्स में काम करते हो, कहा नहीं सर हम सिरामिक्स में नहीं काम करते हैं, सेमीकंडक्टर में काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब उसको पता नहीं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिरामिक्स क्या होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड सिरामिक्स में जो काम करता है वो सिरामिक्स में काम करते हैं, और सेमीकंडक्टर वाला बोलता है कि सेमीकंडक्टर में काम करता है। ये नहीं समझता कि जितना सिरामिक्स है वो सेमीकंडक्टर ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हम स्टूडेंट को ही ब्लेम नहीं करते हैं, जो हाई लेवल प्रोफेसर हैं वो भी नहीं जानते हैं कि ये सिरामिक जो है सेमीकंडक्टर है, यानी सेमीकंडक्टर है क्या। तो मेटेलिक सेमीकंडक्टर होता है और इस तरह का भी सेमीकंडक्टर। तो ये सिंपल चीजें हैं, ये हाई स्कूल के लेवल की चीजें हैं, लेकिन एमएससी पीएचडी लेवल तक भी बच्चों को समझ में आती है, क्योंकि उनको समझाने की जरूरत है और एक टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, यही टीचर की जरूरत है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं एक एनर्जी कैरियर्स क्या होते हैं। सबसे इफेक्टिव एनर्जी कैरियर इलेक्ट्रॉन है या होल है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जो है द बेस्ट एनर्जी कैरियर्स हैं, यानी इन्हीं के थ्रू मटेरियल जो है एक स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाता है, या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एनर्जी ट्रांसफर करता है या सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल द बेस्ट एनर्जी कैरियर्स। इसके बाद फोनॉन एनर्जी कैरियर्स है, रोटॉन्स एनर्जी कैरियर्स है, स्पिन एनर्जी कैरियर्स है। ये जनरली इलेक्ट्रॉन एंड होल एनर्जी कैरियर्स होते हैं। उसमें स्पिन एनर्जी कैरियर को आप कंसीडर कर लें तो न्यू क्लास मटेरियल बनता है जिसको स्पिन ट्रॉनिक्स बोलते हैं, यानी केवल यही रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। स्पिन भी एनर्जी कैरियर्स होगा तो ये नया क्लास का मटेरियल बनता है, स्पिन ट्रॉनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस समय, खासकर स्पिन ट्रॉनिक्स। ये नैनो मटेरियल्स में होता है। नैनो मटेरियल यदि आप लेते हैं बल्क स्टेट में लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एनर्जी कैरियर्स हैं। यदि उसमें किसी तरह से स्पिन ऐड कर दें, जैसे सुबह हमने थोड़ा ही सा देखा है सर ओएन श्रीवास्तव का, उन्होंने बोला था कि कार्बन नैनो ट्यूब आप इलेक्ट्रॉन बैंक को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें स्पिन कैसे आ जाती है। और वास्तव में हर नैनो मटेरियल को जब बिलो एक सर्टेन साइज ले जाते हैं तो सरफेस पर जो एटम्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन में ही स्पिन होती है, तो स्पिन जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव होने लगता है। जो मटेरियल बल्क स्टेट में मैग्नेटिक नहीं था, साइज छोटा करने से वो स्पिन आ जाती है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। फिर इसके और बड़े साइज में जाएंगे, मास बढ़ाएंगे तो एटम्स जो है एनर्जी कैरियर्स है, एटम्स एनर्जी कैरियर्स है, मॉलिक्यूल एनर्जी कैरियर्स है। और पार्टिकल में जाएंगे, लैटिस छोटी है जैसे 1 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, तो वो भी एनर्जी कैरियर्स है। क्लस्टर भी एनर्जी कैरियर्स है, पार्टिकल भी एनर्जी कैरियर्स है, और नैनो मटेरियल एनर्जी कैरियर्स है। तो नैनो मटेरियल के अंदर जो एनर्जी कैरियर्स हैं वो तो एनर्जी कैरियर्स हैं, लेकिन नैनो मटेरियल खुद एनर्जी कैरियर्स की तरह से बिहेव करता है। जैसे हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते थे तो एक पोयम होती थी गांधी जी के बारे में, ऐसे अद्भुत थे सेनानी रण में खुद से लड़ते थे, ऐसे अद्भुत थे सेनानी रण में खुद से लड़ते थे। यानी महात्मा गांधी कैप्टन भी थे अपने पार्टी का और खुद से भी लड़ते थे, दो तरह का काम करते थे। उसी तरह से नैनो मटेरियल काम करता है, खुद एनर्जी कैरियर्स का काम करता है, और उसके अंदर ये कैरियर्स है खुद एनर्जी कैरियर्स का काम करते ही है। जैसे झांसी की रानी का देख लीजिए, वो इतनी बहादुरी से क्यों लड़ती थी, क्योंकि वो खुद सोल्जर की तरह से काम करती थी। वो रानी थी, कंट्रोल करती थी, वो तो एनर्जी कैरियर थे सोल्जर, लेकिन खुद से लड़ती थी, यानी वो भी एनर्जी कैरियर थी। नैनो मटेरियल में जाएंगे, नैनो मटेरियल खुद एनर्जी कैरियर का काम करने लगता है, डायनेमिक है, यानी फ्लूइड है। और इसीलिए बोलते हैं कि नैनो मटेरियल जो है फ्लूइड की तरह से बिहेव करता है।
यानी लिक्विड की तरह से बिहेव करता है, नैनो फ्लूइड की तरह से बिहेव करता है, एनर्जी स्टेट को चेंज करता है, यानी एक बच्चे की तरह से। अभी कितना टाइम बचा है? हेलो? नहीं सर, सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग, हाँ अभी हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देंगे सेशन को। अच्छा ठीक तो है। जी जी 10 मिनट आप बोल रही सर। हाँ ठीक है, यहाँ से आपका हम कोशिश करेंगे कि आपकी व्हाट क्लास इज हम लोग नैनो अटेंड कर मटेरियल। रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही हाँ है। कि ये बहुत बढ़िया। नैनो मटेरियल जी क्या जी है, तो यहाँ नैनो जी सर, जी क्रिस्टल सर, से हम शुरू करते हैं। जी सर। और हम अपने ठीक है बच्चों को सर। भी पढ़ाते हैं, टीचर लोगों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने से कोई असर नहीं होता है। नहीं जैसे सर, लोग सीखेंगे, हम लोग भी सीख रहे हैं सर, बहुत सारी नई चीजें हाँ, आपसे। जैसे जर्नल की किताब में देखेंगे, रिव्यू आर्टिकल में देखेंगे, तो आंख बंद करके लिखता है कि नैनो मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी डायमेंशन एक नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होती है। लेकिन हम पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, वाई 1 नैनोमीटर, 0.9 नैनोमीटर क्यों नहीं ले लिया, 2 नैनोमीटर क्यों नहीं लिया, और फिर 100 नैनोमीटर क्यों लिया, 50 नैनोमीटर क्यों नहीं लिया। तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पज है, लेकिन कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। तो ये लोअर डायमेंशन है जिसके नीचे मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये अपर डायमेंशन है जिसके ऊपर ये पूरी एनर्जी जो है जीरो हो जाती है, यानी सरफेस एनर्जी जीरो है, यानी केवल गिव्स फ्री एनर्जी उसमें रहती है। तो प्रिसाइजली आप देखें तो नैनो पार्टिकल है या नैनो क्रिस्टल है, तो ए स्टेबल क्रिस्टल ऑफ साइज एज स्मॉल एज पॉसिबल, यूजुअली 2 to 200 नैनोमीटर, इन प्रीपोंडरेंस ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जरूरी है। नैनो मटेरियल एक मटेरियल है जिसमें सरफेस एनर्जी होती है। जब साइज बढ़ाते जाते हैं तो सरफेस एनर्जी कम होती जाती है, एक लेवल पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जो ई जीरो हमने बोला वो मिनिमम होगी, उसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। और इस डिसिप्लिन को सबसे पहले ग्लाइटर ने शुरू किया था 84 में, 85 में। जापान में भी उसी समय लोगों ने कुछ किया, और फ्रांस में भी कुछ किया था, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले इस डिसिप्लिन को ग्लाइटर ने एक्टिवेट किया जर्मनी में 84 के आसपास। लेकिन लोगों के नॉलेज में 84, 88 और 90 के आसपास आया था। और हमको बहुत सम्मान के साथ कहना पड़ता है कि हमने ग्लाइटर के साथ काम किया जर्मनी में, और उस समय उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, और बहुत छोटी छोटी चीजें बताते थे। आज भी उनकी एज 80 से ऊपर है, लेकिन ये बच्चे ही की तरह से दिखते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जैसे ON श्रीवास्तव सर सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसी तरह से वो भी काम करते हैं, लेकिन वो थोड़ा साइज उनकी छोटी है, फुर्तीले हैं। और अभी भी देखेंगे तो लगेगा कि 60 या 62 वर्ष के आदमी, वेरी एनर्जेटिक पर्सन है। और उनसे कोई भी आदमी मिल सकता है, बहुत छोटी छोटी डिस्कस कर सकता है, उनकी आइडिया बहुत अच्छी है। और इंडिया में भी अक्सर विजिट करते रहते हैं। हम लोगों ने खड़गपुर भी कई बार बुलाया। हाँ, तो नैनो मटेरियल समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम करिए कि हम स्फेरिकल शेप में क्रिस्टल को ले रहे हैं। हालांकि स्फेरिकल शेप कोई होता नहीं है, क्यूबिक से ही बिगिन करता है, यानी कोई क्रिस्टल स्फेरिकल शेप में नहीं होता है। लेकिन मॉडल के एज्यूम करिए कि हम एक स्लाइड आर्डर मटेरियल लेते हैं जिसकी डायमेंशन रेडियस r है। तो एक टर्म हम डिफाइन करने चाह रहे हैं जिसको स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी बोलते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी क्या है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट मास। सरफेस एनर्जी पर यूनिट मास। तो हम स्फेरिकल पार्टिकल लेंगे जिसकी रेडियस r है, तो उसकी सरफेस एनर्जी टोटल हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस एनर्जी डेंसिटी, जिसको सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा सरफेस एनर्जी हो गई उस पार्टिकल की, उसका कुछ मास भी होएगा, उसमें नंबर ऑफ आइटम भी कांस्टेंट होंगे। फिर उसका वॉल्यूम देखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम हो गया, और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, रो डेंसिटी है, तो वो उसका मास निकल जाएगा। तो ए सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय मास
और कॉमन टर्म कैंसिल होएगा तो एक टर्म आएगा SE, जिसको सरफेस एनर्जी या स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो ये आएगी 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो, 1/r आता है। लेकिन हमने जैसे पहले ही बोला था कि स्फेरिकल शेप नहीं होता है, ये नॉन स्फेरिकल शेप में लेंगे, यानी प्लेट भी होता है, तो ये जनरल टर्म सरफेस एनर्जी और बढ़ती है। तो ये टर्म आता है 1r⁴n। तो जब n आएगा तो स्फेरिकल शेप आएगा, और n आप एक से ज्यादा लेंगे तो ये नॉन स्फेरिकल शेप के लिए वैलिड होता है। ये सरफेस एनर्जी है या स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी बोलेंगे। तो इस फार्मूले में, सिंपल फार्मूले में देखेंगे कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होएगा एक मटेरियल, ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो नहीं होता है नैनो मटेरियल में ये दोनों, लेकिन इनका दोनों रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। यानी ए बढ़ता है तो ए भी बढ़ता है, ए कम होता है तो ए भी कम होता है। नैनो मटेरियल में जनरली ये कम होता है तो ये भी कम होता है, रेशियो ऑलमोस्ट जो कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो यहाँ से ध्यान से देखें, जब r टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। तो r इंफिनिटी का मतलब यहाँ नहीं कि रियली इनफाइनाइट है, मिलियन में है। फिजिक्स के टर्म में आप इसको r को 20 नैनोमीटर ले जाएंगे तो देखेंगे कि ये टर्म ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ये टर्म 0, सरफेस एनर्जी 0 हो गई। तो अब उस जो मटेरियल आएगा उसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। उसके ऊपर r की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, ये वैल्यू 0 रहेगी, यानी थर्मोडायनामिक स्टेट मटेरियल की नहीं बदल रही है। उस मटेरियल को हम बल्क मटेरियल बोलते हैं। जैसे ए है r इंफिनिटी, तो इसकी सरफेस एनर्जी 0 है, इसको बल्क मटेरियल बोलते हैं। लेकिन जब r को उस वैल्यू से कम करिए, जिसे क्रिटिकल डायमेंशन बोलते हैं, तो ये देखेंगे कि सरफेस एनर्जी बढ़ती जाती है। इसको डिक्रीज करने से सरफेस एनर्जी उसमें बढ़ती जाती है। कहने का मतलब एक मटेरियल है और उसकी रेडियस और इफेक्टिव डायमेंशन बदलते जाइए तो सरफेस एनर्जी बदलती जाती है। मान लीजिए एक ही मटेरियल है, जैसे हम 1 मिलीग्राम लेते हैं, उसमें डिफरेंट पार्टिकल होते हैं, तो हर पार्टिकल जो है डिफरेंट एनर्जी स्टेट में अवेलेबल होगा। बल्क मटेरियल लेते हैं तो जितने भी पार्टिकल हैं सब एनर्जी एक ही स्टेट में रहता है। इसलिए बल्क मटेरियल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक ही एनर्जी स्टेट में चीजें करते हैं। तो ये मटेरियल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, और वही मटेरियल जब इस डायमेंशन में जाएगा तो मल्टी इलेक्ट्रॉन डिवाइस है। मल्टी इलेक्ट्रॉन डिवाइस मतलब कि जितने भी पार्टिकल हैं उतने एनर्जी स्टेट में है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे E0 में है 1 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, दूसरे में दूसरा है, तीसरे में तीसरा, मल्टी इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, मल्टी फंक्शनल है। तो इसके हिसाब से पार्टिकल ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। सो व्हाट इज नैनो मटेरियल? मटेरियल ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। r की वैल्यू इंफिनिटी नहीं है तो उसको फाइनाइट डायमेंशन का मटेरियल बोलते हैं। तो ऐसे मटेरियल को लेंगे तो दे सेल्फ असेंबल इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में असेंबल करते हैं, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का, यानी अर्थ के बीच में होता है, पार्टिकल के बीच में होता है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड इन नैनो पार्टिकल के बीच में भी लागू होता है, और फाइनाइट साइज में जाते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज चार्ज होता है, स्पिन स्पिन होता है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड भी काम करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड पर ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन साइंस में या फिजिकल रिव्यू लेटर में जाएंगे तो 2-4 थ्योरेटिकल पेपर मिल जाएंगे। उन्होंने प्रूव किया है कि नैनो पार्टिकल के बीच में पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, थर्मोडायनेमिक्स टेलर करती है। और इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। तो मटेरियल ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, जिसको बल्क मटेरियल बोलते हैं, और इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो साइज छोटी करते जाएंगे। तो हमने यहाँ रेड बॉल लिखा है, इसके नीचे आप साइज छोटी करते जाएंगे
सरफेस एनर्जी ऐड होती है और ये सरफेस एनर्जी इंक्रीज करती है ओवर वॉल्यूम एनर्जी, और ये एनर्जी सर्टेन वैल्यू तक सस्टेन करेगी। जब मटेरियल में आप एनर्जी ऐड करते जाएंगे, इसको डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बोलते हैं हम, हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आइटम का है एनर्जी कैरियर्स का, उसको तोड़ देगा, इसकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। जिस पॉइंट पर वैल्यू टूट जाती है, इसके बाद ये अमॉर्फस स्ट्रक्चर में चला जाता है। तो कोई भी मटेरियल ऑर्डर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ओनली बिलो दिस डायमेंशन, इसको क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। and any material exists only above a certain dimension, that is called critical dimension of thermodynamic stability, जो कि RC 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा G भी है। और मान लीजिए इक्विलिब्रियम वैल्यू लेंगे तो 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल्टा G भी होती भी है, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है 50%, और इसकी वैल्यू 2 नैनोमीटर के आसपास आती है। डिफरेंट मटेरियल को लें और इसमें इस वैल्यू को पुट करें, इस वैल्यू को पुट करें, तो लोअर डायमेंशन 2 नैनोमीटर के आसपास आती है, इसलिए हमने यहाँ 2 नैनोमीटर लिखा हुआ है। इसके नीचे मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। एनी मटेरियल, एनी क्रिएचर एग्जिस्ट ओनली अबव दिस डायमेंशन। ये क्रिएचर के लिए भी है, प्लांट के लिए है, जीव के लिए है। जैसे ह्यूमन बीइंग को ले लीजिए, तो एक बच्चा जो है 9 मंथ पर वो कंप्लीट स्ट्रक्चर लेता है, उसके बाद जब वो जन्म लेता है तो ग्रो कर लेता है। यहाँ पर कभी कभी 7 मंथ में भी होता है, 8 मंथ में भी होता है, क्लोज टू दिस स्ट्रक्चर, लेकिन उसके नीचे होगा 5 महीने का, 6 महीने का, तो वो सरवाइव नहीं करेगा। जब ही बाई चांस बाहर आएगा वो मर जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू रीच क्रिटिकल डायमेंशन। मेरे कहना मतलब एनी क्रिएचर, any material exists only above a certain dimension, that is called critical dimension of thermodynamic stability। अब इसको फूड फीड्स देंगे, इन्वायरमेंट देंगे तो ये ग्रो करेगा, लेकिन इसके नीचे रहेगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। इसको केवल एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो कंबाइन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं लिक्विड स्टेट में, लेकिन जो ग्रो कर जाता है उसका नाम न्यूक्लियस होता है। इसको न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ कहते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर तभी ग्रो करेगा जब कि अपनी कंप्लीट शेप में यहाँ आ जाता है, और ये वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, इसके अनुसार एंड इसके अनुसार। दिस इज गिव्स एनर्जी, और ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसको पास करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम सीधे इस पर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर ये डिफाइन करने के लिए जीरो डायमेंशन क्या होता है। तो अब मान लीजिए ऐसा शेप आप कंसीडर करते हैं जिसमें ऊपर हमने दिखाया सरफेस एनर्जी, ये डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में आपकी जीरो है, नहीं तो इसको जीरो डायमेंशन मटेरियल बोलेंगे। ये जीरो डायमेंशन इसमें कोई डायमेंशन सैचुरेट नहीं हुई। एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन जो है फाइनाइट है, कोई इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट का मतलब वो डायरेक्शन में वैल्यू जो है सरफेस एनर्जी जीरो हो जाती है। तो ये स्फेरिकल के ये जीरो डायमेंशन मटेरियल की में एक्स भी फाइनाइट है, वाई भी फाइनाइट है, जेड भी फाइनाइट है, और इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली 20 नैनोमीटर ही आती है। और 20 नैनोमीटर लेंगे तो ये 2 कोर सेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन और डायमेंशन छोटे से 10 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर के आसपास पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हमने जो कोर सेल बनाया है और सेल और कोर बनाया है, अब एटम डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कैरियर्स, एक नया स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है, बहुत हार्ड बॉल एटम की तरह से बिहेव करता है, जिसका नाम क्वांटम डॉट भी होता है। जैसे अभी मुझको लगा किसी क्वेश्चन ने सर वैन श्रीवास्तव से पूछा था स्पिन डॉट क्या होता है, तो ये क्वांटम डॉट तो है ही, जिसका सेमीकंडक्टर में बहुत यूज है, फोटोनिक में बहुत यूज है, जिसमें स्पिन नहीं होगा, स्पिन जीरो होएगा।
बाई चांस इसमें स्पिन जीरो नहीं है तो स्पिन डॉट इसको बोलते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दिक्कत यह है कि इसमें कोर्सिविटी नहीं होती, एनर्जी प्रोडक्ट नहीं होता, ये सुपर पैरामैग्नेटिक स्टेट इसको बोलते हैं, लेकिन मेडिकल में इसकी बहुत एप्लीकेशन है। तो स्पिन डॉट जो बहुत ज्यादा है, क्वांटम डॉट, जनरल नेम इसका क्वांटम डॉट है, प्रॉपर्टीज के अनुसार इसका अलग अलग नेम है। अब ये 0 डायमेंशन मटेरियल हुआ। अब मान लीजिए 1D मटेरियल क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अब धागे के रूप में लेंगे, वायर के रूप में लेंगे, और इसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है, यानी 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, कुछ भी ले लें, और इसका डायमीटर मान लीजिए फाइनाइट है, तो इसको हमेशा नैनो वायर ही बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल की होती है, इसको 1D मटेरियल बोलते हैं। 1 का मतलब 1 डायमेंशन इनफाइनाइट है, और बाकी जो है फाइनाइट है। तो 1 का मतलब फाइनाइट है, 0D का मतलब कोई इनफाइनाइट नहीं है, सब फाइनाइट है। और इसमें 1D का मतलब 1 इन्फिनिटी है, बाकी जो है फाइनाइट है। अब इसमें देख लीजिए XYZ थिन फिल्म ले लीजिए, मान लीजिए इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, ए इन्फिनिटी है, और जो थिकनेस है वो फाइनाइट वैल्यू है, जो कि हमने पहले स्लाइड में दिखाया है। तो इसको 2D मटेरियल बोलते हैं। तो अब 2D मटेरियल कितना भी लंबा चौड़ा लेंगे, यानी 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, वहां लिमिट नहीं है, ये हमेशा 2D मटेरियल ही हुएगा। लेकिन 1D मटेरियल और 2D मटेरियल में भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन इसमें ऑसिलेट करता है। तो 1D में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर ऑसिलेट कर रहा है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल मोड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। 2 मोड होता है, और जब इसकी लेंथ बढ़ाते हैं, एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाते हैं, तो ये इसकी वैल्यू तो कम होती जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू घटती जाती है वेव लेंथ के टर्म में। तो एक डायमेंशन ऐसा आता है कि जो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जनरली जो है 100 नैनोमीटर पर ही कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। तो 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर में ये प्रॉपर्टी सेचुरेट हो जाती है। तो अल्टीमेटली हम उसको बोलते हैं कि 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर 1D नहीं हो सकता, यानी 100 पर ही कंट्रोल हो जाता है। जैसे गोल्ड नैनोमीटर पर जाइए तो 1D नैनोमीटर पर नैनो वायर बनाइए तो 100 नैनोमीटर पर ही ये सेचुरेट हो जाता है। उसके आगे इसका एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाते जाइए तो देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मोड है, जो कि 520 नैनोमीटर पर वेवलेंथ आती है, सरफेस प्लाज्मा बैंड बोलते हैं उसको। तो 560 से 550, 600, 700 यानी 1200 नैनोमीटर तक हो जाता है। लेकिन जब इसको ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर नहीं जाता है, सेचुरेट हो जाता है। तो अल्टीमेटली 100 नैनोमीटर पर ही होता है। वही चीज यहाँ पे भी आती है। अब इसको XYZ तीनों के इन्फिनिटी कर देते हैं, जिसको 3D मटेरियल बोलते हैं। तो इन जनरल 0D मटेरियल, 1D मटेरियल, 2D मटेरियल, 3D मटेरियल होता है। इसको हम नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बोलते हैं, नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बोलते हैं। अभी कुछ हाल ही में लोगों ने ये दिखा 3D नैनो मटेरियल क्या होता है। 3D नैनो मटेरियल क्या है? जैसे मान लीजिए नैनो मटेरियल लेते हैं, डिफरेंट शेप में है, हमने बोला कि इनको इंटरेक्शन करते हैं, यानी स्पिन इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है, असेंबली बनाता है। तो ये टोटल डायमेंशन आपकी जो है सेवरल नैनोमीटर्स का है, लेकिन इसके कंपोनेंट जो है नैनो मटेरियल में है। नैनो मटेरियल का मतलब हम डायमेंशन से यहाँ नहीं ले रहे हैं, एनर्जी के हिसाब से जा रहे हैं, यानी आपकी सरफेस एनर्जी है। तो इसको हम नैनो मटेरियल बोलते हैं, बल्क नैनो मटेरियल, 3D नैनो मटेरियल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जाएंगे, SEM में जाएंगे, किसी कैरेक्टराइजेशन से जाएंगे, ये 3 डायमेंशनल मटेरियल ही शो करेगा, लेकिन उसके कंपोनेंट जो है हाई एनर्जी स्टेट में होंगे, तो इसको 3D नैनो मटेरियल बोलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैटलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोकैटालिक मटेरियल आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोजन एनर्जी क्रिएट करते हैं।
या जो डाइज है उसको डिग्रेड करते हैं, यूवी लाइट से करते हैं, चाहे विजुअल लाइट में करते हैं, IR में करते हैं। यूवी में तो बहुत है, लेकिन विजुअल विजन में हम डाई डिग्रेडेशन की बहुत कोशिश करते हैं पॉलीमर की। तो बहुत आर्ट सब्जेक्ट है। इसको हिरारिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हिरारिकल स्ट्रक्चर नॉन स्पिन का भी हो सकता है, स्पिन का भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब सुपर पैरामैग्नेटिक स्टेट में क्वांटम डॉट है आपका स्पिन डॉट, और इस तरह से कलेक्शन में करने लगेंगे, एक स्पिन डॉट दूसरे से इंटरेक्ट करता है, एक्सचेंज करने लगता है, तो इसमें कोर्सिविटी आ जाती है, एनर्जी डेंसिटी आती है, हिस्टैरिसीस लूप आता है, और ये हिरार्किकल स्पिन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डायरेक्शन में ज्यादा उतना काम नहीं हुआ है। तो ये स्पिन का भी एग्जाम्पल है और स्पिन मैग्नेट का भी एग्जाम्पल है। और स्पिन नहीं रहेगा तो सिंपली ये हिरारिकल स्ट्रक्चर है, जो कैटलिस्ट में बहुत यूज हो रहा है, गैस स्टोरेज में हो रहा है, हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए बहुत काम देगा। सर श्रीवास्तव ने हाइड्रोजन स्टोरेज में बहुत काम किया, मेटलिक सिस्टम में काम किया, लेकिन ये नॉन मेटलिक भी हो सकता है। और आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में आप लोग फ्लाइट भी स्पेस में भी ले जाते हैं। तो गोयल श्रीवास्तव जी ने जो 20-25 वर्ष में काम किया है, उसका यूज दिखते हुए नजर आ रहा है, यानी उसका फ्यूचर दिख रहा है। और आज से 20-25 वर्ष पहले जाइए तो जो हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज पर लोग काम करते थे, सब कैंपस वाले गाली देते थे कि इसका क्या मतलब है। हमने भी काम किया है हाइड्रोजन एनर्जी में, कनाडा में काम किया नासा प्रोजेक्ट में, फिर जर्मनी में यूरोपियन एजेंसी में काम किया, लेकिन उसमें जो काम करते हैं ज्यादा पब्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन हमें गर्व होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी में हमने बहुत काम किया, हालांकि हमको बहुत पैसा भी मिला। हर साल जर्मनी जाते रहते हैं, उस इस यूरोपियन एजेंसी में ही काम करी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो ये हाइड्रोजन एनर्जी पर हमने बहुत काम किया। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि आज दिख रहा है। शुरू में आप देखेंगे कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो सब डिस्करेज करने ही वाले मिलेंगे कि इसमें काम करने से क्या फायदा। जैसे हम 85-86 में IIT कानपुर में काम कर रहे थे, वहाँ कंप्यूटर था, क्योंकि उस समय कंप्यूटर IIT कानपुर में सबसे ज्यादा विकसित था, उतना हाई लेवल का कंप्यूटर और जगह नहीं था। जो फैकल्टी कंप्यूटर में काम करते थे सभी हंसते थे, DST फंड नहीं देती, कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड नहीं देता था कि कैलकुलेशन से क्या फायदा। लेकिन आज देखिए कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं चलता। राजीव गांधी सर आए थे तो उसके बाद लालू ने भी बोला था कि हर जगह कंप्यूटर लगेगा, लेकिन बिहार में हम घुसने नहीं देंगे, क्योंकि कंप्यूटर से क्या फायदा। लेकिन देखें जो चीजें नई होती हैं उसको पब्लिकेशन में भी बहुत मुश्किल होती है, और समाज में उसमें आगे बढ़ने की जरूरत बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमको अपने गोल में हमेशा अग्रसर होना चाहिए। जैसे राधा कृष्णन जी भी ने कहा और सुबह भटनागर जी ने भी कहा कि हमें एक की जरूरत होती है, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी डायरेक्शन में आंख बंद करके काम करना चाहिए। जो सोचे कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लेंगे, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए हमें अपना सबसे पहले गोल निर्धारित करना। मैथिली शरण गुप्त ने भी यही कहा, निच लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की नदी। हमें हमेशा अपना लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यही पूछा था, तेरे को क्या दिख रहा है? उन्होंने बोला कि मेरे को मछली की भांति दिख रही है। तो जिसको लक्ष्य दिखता है उसको सब कुछ मिल जाता है, जिसको लक्ष्य नहीं दिखता है उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। लक्ष्य बहुत बड़ी चीज होती है। और यही से हम खत्म करेंगे। ये एग्जाम्पल है। अब लेक्चर सुनेंगे पब्लिक का, रिव्यू आर्टिकल देखेंगे, किताब देखेंगे, हर जगह अच्छे पेपर देखेंगे, उसमें यही लिखा रहेगा कि नैनो मटेरियल इज हाई एनर्जी मटेरियल, इट इज रिच इन डिफेक्ट। डिफेक्ट भी एनर्जी सोर्स है, लेकिन हम बोलते हैं ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। हर जगह लिखा हुआ है, बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नैनो मटेरियल डिफेक्टिव मटेरियल है। जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी
अंदर डिफेक्ट होए, तो ये गुड एग्जाम्पल है नैनो क्रिएचर है, ये नैनो मटेरियल है। तो ये जरूरी नहीं है कि नैनो मटेरियल में डिफेक्ट होता है, ये डिपेंड करता है कि नैनो मटेरियल कैसे आप बनाते हैं। जैसे मैकेनिकल एडिशन से बनाए गए, तोड़ मोड़ कर बनाए गए, तो उसमें जनरली सरफेस डिफेक्ट आ जाता है। लेकिन जो नेचर ग्रो करता है, नेचुरल प्रोसेस से जिस चीज ग्रो करता है, यानी 5 नैनोमीटर पर, 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर पर कोई डिफेक्ट नहीं रहता है। और बिना पढ़े लिखे लोगों से पूछिए तो कि नेचर एग्जिस्ट इन डिफेक्ट फ्री स्टेट, यानी जो स्मॉल स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट होता नहीं। जैसे इस बच्चे को थोड़ा सा काट दीजिए बिना दवा का, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो डिफेक्ट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहता है। इसकी बोन भी टूट जाएगी तभी डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। लेकिन 50 बरस का, 60 बरस का यहाँ जब कट जाता है तो वो निशान रह जाता है, हड्डी टूट जाएगी, वो भी नहीं जुड़ती है। तो पूरा बिना पढ़ा लिखा लोग ये जानता है कि ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट स्टे करने का कोई प्लेस नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, उसको ये चीज नहीं दिखाई देती है, आंख बंद करके बोलता है नेट कि ये जो नैनो मटेरियल है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, इट इज हाई एनर्जी मटेरियल रिच इन डिफेक्ट्स। ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है, इसमें बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमको ऐसे टीचर की जरूरत है, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारे ज्ञान को बढ़ा सके, एजुकेशन को नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉलेज बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है, केवल क्लास में पढ़ाने से और फॉर्मेलिटी पूरी करने से जरूरत नहीं है। ये नेचर ट्राइज टू परसिस्ट इन डिफेक्ट फ्री स्टेट, ये स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हर जगह मिलेगा, बिना पढ़ा लिखा लोग भी देगा, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को यही नहीं दिखता, यानी बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं दिखता है। और खासकर अपना अमेरिकन भाई कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं आंख बंद करके उसको डिक्टो करते हैं। अपना रिजल्ट सही भी आता है तो बोलते हैं इट इज मैचिंग विद दिस। तो ये जो फिलॉसफी है छोड़ दीजिए। हमारा देश जो है टैलेंट में महान है, बहुत रिसोर्सेज में महान है, हमारा एजुकेशन महान है, हमारे अंदर जो आईटीज हैं, चाहे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, उसमें हाई क्वालिटी का टीचर पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल ग्रेड का रिसर्च हो रहा है। और यूएस में जाएंगे तो यूएस वाले ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी का टीचर है। लेकिन यंग जनरेशन सोचता है कि नहीं, हमारे टीचर उतने क्वालिफाइड नहीं है, यूएस में टीचर होगा, कनाडा में टीचर होगा, यूरोप में टीचर होगा। तो हम बोलते हैं जो अपनी फैमिली का केयर नहीं कर सकता है वो अपने स्टूडेंट का केयर करेगा। तो इंडिया ऐसा देश है जिसे सुपरवाइजर के रूप में, टीचर के रूप में हम अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे के रूप में देखते हैं और हर लेवल पर उनको सहायता देने की कोशिश करते हैं। मेरे कहने का मतलब हमारे अंदर संस्कार है, एकेडमिक कल्चर है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का है, सिस्टम है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं बताएंगे। बालचंद ने 10 मिनट दिया था, मेरे ख्याल से यहाँ खत्म हो गया। जी सर, जी सर। तो क्योंकि इसका अंत नहीं है, कभी आएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे इस पर। जी सर, क्योंकि 2-3 घंटे मिलेगा तो जाकर कुछ कंप्लीट होएगा। जी 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 सर, जी सर। तो हम लोग 29 को सर एक और स्पेशल लेक्चर आपका रख सकते हैं। 29 को हम लोग आफ्टरनून में खत्म कर रहे हैं, तो वो सर अभी बात कर लेंगे हम लोग इसके बाद। अभी तो कुछ लोग लंच के लिए जाना चाहते हैं, तो ज्यादा जी जी सर। सर ने बहुत बढ़िया, बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से, इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल और साहित्य का मैथिली शरण गुप्त और कवियों को कोट करके बड़ी कठिन चीज को, कठिन विज्ञान को सरलतम ढंग से सर ने प्रस्तुत किया है। बहुत अद्भुत प्रेजेंटेशन सर आपका था, बहुत बढ़िया। और बहुत सारी चीजें इसमें जो बिल्कुल नहीं लग रही, हम लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उस पर दृष्टि नहीं जाती है, जहन में नहीं आता है, तो सर ने वो समझा दी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब ये टेक्निकल सेशन हमारा समाप्त हो रहा है, और मैं प्रोफेसर भटनागर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान और शांति कुंज हरिद्वार की व्यवस्थापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको उन्होंने
मतलब हम लोगों के बीच में आने का मौका दिया। सर आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर ON श्रीवास्तव सर शायद इस समय ऑनलाइन नहीं है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। जी सर। सर वीसी साहब भी हमारे बीच में साथ कनेक्टेड है, लोग बता रहे हैं। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुबह हम लोगों को आए और उन्होंने हमारे कार्यक्रम का संजय जी को उद्घाटन ना, किया। जी 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 जी। संजय और सिंह। सर जी जी सर शायद वो ऑनलाइन हैं, सुन रहे हैं, बाहर विजिबल नहीं हो रहा हमारे स्क्रीन पे, तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे मुखिया के रूप में हम लोगों का बहुत जबरदस्त नेतृत्व कर रहे हैं और उनका जो मार्गदर्शन है हम लोगों को फिर से विश्वविद्यालय को A ग्रेड में ले जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।